सल्फेट वो कैसा कलर का है? ब्लू कलर, यानी हाइड्रेटेड है, एक्वस सॉल्यूशन की बात है। तो कहा ये गया एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, ब्लू कलर ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट डिसअपीयर इन अ सॉल्यूशन ऑफ KC, यानी KCl में अगर हम डाल दें तो उसका ब्लू कलर जो है वो क्या हो जाता है? डिसअपीयर। पेपर में पूछ लिया जाता है किस वजह से डिसअपीयर हुआ है, तो उस वजह की यहाँ पर बात करने की हम लोग चाहते हैं। तो लिखिएगा ब्लू कलर एक्वस CuSO4 disappear in KCl solution। KCl सॉल्यूशन में अगर डाले तो उसका जो ब्लू कलर है वो क्या हो जाएगा बेटा? डिसअपीयर। तो बात हो रही है कि वो कलर डिसअपीयर क्यों, ठीक है ना? तो अब देखिए इतनी बात होता है कि जो हमारा कॉपर सल्फेट एक्वस ये 100% किस कलर का है? ब्लू कलर। और इसके ब्लू कलर के पीछे का रीजन बेटा क्या है? डीबी ट्रांजिशन। क्लियर है बात? ठीक है। अब ये बताओ अगर बात किया जाए तो ये इतनी बात होता है कॉम्प्लेक्स बनाने का, रिएक्शन क्या है? CuSO और रिएक्शन कराए अगर KCl, किसके साथ कराए? KCl। तो 2 मोल KCl का लिए है, रिएक्शन को थोड़ा बैलेंस करते चल रहे हैं। तो अगर कराए और ये एक्वस लिख दे रहे हैं तो समझ जाओगे ब्लू कलर है। यहाँ जैसे ही रिएक्शन तुरंत ही इसके साथ क्या बना लेगा? पहले कॉपर साइनाइड CuCl का वोल्ट। जाहिर बात है आयन एक्सचेंज होता है, ठीक है ना? बेसिक बात कर रहे हैं कि रिएक्शन बताएं। कॉपर के साथ Cl- जाके जुड़ जाएगा, पोटेशियम सल्फेट के साथ मिलकर K2SO4 बना। यहां तक किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। फिर कहा यह है कि जो हमारे पास CuCl का वोल्ट वाइज मॉड्यूल, इसके साथ एक समस्या है और वो समस्या ये कि यहां पर जो Cl- ये है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। क्या है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट अपना काम तब कर पाता है जब उसके साथ कोई हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला मामला एलिमेंट Cu के ऊपर चार्ज +2 है, यानी ये रिड्यूस होने के लिए तैयार है। तो इसका मतलब Cl- यहां किसकी तरीके काम कर रहा है? पूरी रिएक्शंस। पहला तरीका अभी के लिए अगर बात करें तो किसकी तरीके काम कर रहा है? रिड्यूसिंग। ये पेपर में पूछा जाता है, इतना क्वेश्चन आपको ध्यान रखना। अब अगर इसकी रिएक्शन हुई तो ये क्या करेगा? Cu को Cu+ में कन्वर्ट करेगा। किसमें करेगा? Cu+1। तो जैसे ही Cu+1 होगा तो ये बना लेगा CuCl। क्या बनाएगा? CuCl। Cu पे चार्ज होगा +1 और Cl पर होगा -। क्लियर? अब लेकिन साथ में इंपॉर्टेंट पार्ट ये एक गैस रिलीज होती है Cl का वोल्ट वाइज। इनऑर्गेनिक में हम लोगों ने पढ़ा था। इसी गैस को हम लोग बोल रहे थे साइनोजन। क्या नाम देंगे? साइनोजन। ठीक है। ये गैस यहां से इवॉल्व हो रही और स्ट्रक्चर की अगर बात कर ले तो Cl सिंगल बॉन्ड Cl, ये आपको ध्यान, ट्रिपल बॉन्ड है तो हो गई। अब यहाँ पे अगर बात किया जाए तो इस रिएक्शन को बैलेंस करें तो क्या लिखेंगे बता? क्या यहाँ 2 टाइम्स कर दें? बोलो। तो अगर 2 टाइम्स करेंगे तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा और 2 Cl वहां बैलेंस हो जाएगा। अब ये बताओ CuCl बन गया। अब बोला गया KCl अगर एक्सिस किसमें है? एक्सिस, तो वो CuCl के साथ KCl अभी भी सॉल्यूशन में मौजूद, यानी अगर एक्सिस में ना दिया होगा तो यही रुक जाता। एक्सिस में है, अब कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा और ये इसके साथ एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा। क्या हम लोगों ने पढ़ रखा है कि Cu+1, याद करिए मैंने एक लाइन लिखवाई, Cu+1 जो है वो फॉर्मेशन नंबर 4 दिखा देता है। बोलो। तो क्या कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है यहाँ, यानी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 2 नहीं है बेटा, क्या है? 4। ये रिएक्शन पढ़ के आए हम लोग। तो जैसे ही अगर 4 है तो ये बात होता है कि ये बनाएगा CuCl का होल 4। डब्बे के ऊपर क्या -3 आए और -3 को बैलेंस करने के लिए कितने पोटेशियम चाहिए हो? 3।
क्लियर है? तो ये बताओ इसका बैलेंसिंग बताओ क्या बोलो। यहाँ पर कितने केसीएल कर दिए? 3। अगर 3 केसीएल कर दिए तो 3 के प्लस बैलेंस हो गए, 4 सीएल बैलेंस हो गए और 1 सीयू प्लस तो था तुम्हारे पास। ये है ओवरऑल। अब ये बताओ यहाँ पर क्या ये कॉम्प्लेक्स हमारा बन गया है? बोलो बेटा। और इस कॉम्प्लेक्स में अगर बात करें तो हमारे पास जो कॉपर है क्या वो +1 वाला है? और अगर +1 वाला है तो कॉपर यानी सीओ का एटॉमिक नंबर 29 होता था और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था 4s1 3d10। क्या 4s1 से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा यानी 3d10 4s0 हो जाएगा। इसका मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पर 0। बोलो बेटा। तो अगर 0 है तो क्या ये डाइमैग्नेटिक हो गया? और डाइमैग्नेटिक हो गया इसका मतलब बीबी ट्रांजिशन की कहानी खत्म हो गई। लिगेंड लगा है अभी भी, लेकिन बताया था डी नॉट और डी टेक में ऐसा संभव नहीं। इसका मतलब ये कैसा हो जाए? कलर ऐसा होगा, कलर। ठीक। हाइब्रिडाइजेशन बताओ। आपको ये बात तय है कि अंदरूनी वाला डी ऑर्बिटल खाली मिलना नहीं, यानी 100% इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। तो शेप की अगर बात करें तो क्या होगा? टेट्राहेड्रल। क्लियर है बात? अब ये बताइए क्या मैं यहां बोल सकता हूं Cn माइनस बिहेवियर लिगेंड? बोलिए पेपर में आ जाए when aqueous solution of copper sulfate react with KCl in excess Cn minus behave as the आंसर क्या जाएगा? लिगेंड as well as reducing। बात समझ में आ रही है? वो इक्वेशन पूछेगा तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन वो उसका जो पूरा बिहेवियर है वो भी यहाँ पर पूछ सकता है। इतनी बात तो समझ में आ गई। अब मुझे इतना बता दो इस पूरी रिएक्शन को अगर एक साथ हो तो सब रहेगा है, यानी CuSO4 एक्वस KCl के साथ रिएक्ट किया, जाहिर सी बात है KCl किसमें रहा होगा? एक्सेस में। फाइनली क्या बनाया है? K3CuCl का होल को। बोलो बेटा K3CuCl का होल को। और साथ में क्या ऊपर K2SO4 भी बनाओ? बोलो। साथ में क्या साइनोजन गैस भी निकली हो? बोलिए। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट जो कि किस कलर का होता है? ब्लू कलर का होता है, रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ KCl गिव्स अ कॉम्प्लेक्स K3CuCl का होल कोर व्हिच आर कलरलेस। बाकी कहानी को तुम समझ ही रहे होगे। डाइमैग्नेटिक इन नेचर, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कॉपर sp3, शेप टेट्राहेड्रल, पैरामैग्नेटिक तो होना ही नहीं, डाइमैग्नेटिक बोल चुके, एंड इवोल्यूशन ऑफ साइनोजन गैस, है ना? ठीक। बैलेंस फॉर्म और सोच समझ के बताना। क्यों? 6 है, ठीक है, 4 है तो सल्फेट बराबर, 1 कॉपर बराबर, K3 यहाँ 3 और यहाँ 2, कैसे बैलेंस? 6 है। सोचो समझो, फाइनली सब देख समझ लो। और मामला बनेगा नहीं बनेगा? तुमने 6 बोला, 6 बना ली। अब बताओ। अब एक बात समझ ले, यहां बात तो तय है कि 2 CN रखने हैं, मेन कार्बन पोटेशियम यहां और जा रहा है, यहां और जा रहा है, तो क्या या तो 2 होगा या 4, 2 होगा या 4। तो अब ये बता दो, अगर 4 मान लें थोड़ी देर,
तो क्या इसको 7 कर ले? बोलो यार, क्या इसको क्या कर 7 केसी? तो अगर 7 केसीएन किए तो 3 और 2 5, बोलो तो 5 केसीएन से बनेगा मामला, सीएनए में बैलेंस होगा। तो बताइए क्या करें? एक हिंट है, पर मोल 7 केसीएन लगता है, तुम बताओ। इधर देख लो कुछ छूटा है कि नहीं, रिएक्शन लिखो बेटा और बैलेंस करके बता रहे। बैलेंस करके बताना। अब एक खेल दिखाएं, उतार लो तो बताएं, 1 सेकंड में बैलेंस हो जाए। इसको बोलना इक्वेशन 1, इसको बोलना इक्वेशन 2, फाइनल इक्वेशन इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 3। इसे आदमी रखने को रुक जाओ, जब लिखेंगे तब 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई होते ही ये गया, ये गया। आगे प्रोडक्ट में साइनोजन गैस है, साइनोजन गैस है प्रोडक्ट, ठीक, क्या नहीं CuCl गायब करना, नीचे आया, क्या नीचे वाले रिएक्शन में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तभी कटेगा, 2 से मल्टीप्लाई किए तो ये कट गया। फाइनल रिएक्शन बताओ, यानी इक्वेशन 1 में 2 से प्लस इक्वेशन 2 प्लस 2 टाइम्स इक्वेशन 3, फाइनली यही हो, जोड़ के बता दो जरा क्या है, क्या है 2 टाइम्स, देखना बेटा 2 टाइम्स CuSO4, लेफ्ट हैंड साइड वाला जोड़ 2 टाइम्स CuSO4, ठीक है। नीचे आ, क्या केवल केसीएन है साथ में, तो यहां पे क्या होगा 2 दूनी 4, 4 के बाद 4 और 3, बोलो बोलो 4 और 6, सॉरी 4 और 6 10, यानी प्लस 10 केस, क्लियर है? चलो राइट हैंड साइड आ गया, 2 टाइम्स K2SO, 2 टाइम्स K2SO4, यहां ही साइनोजन गैस एक ही बार निकल रही है, यानी कि CN का ओल्ड प्रोडक्ट, ठीक बात है। आगे क्या इसमें 2 से मल्टीप्लाई हो चुका है, यानी ये आएगा 2 टाइम्स K3CuCl का होल 4, यही तो बनेगा। क्या ये हमारी बैलेंस इक्वेशन है या नहीं? अब मुझे लिख लो बैलेंस फॉर्म। अगर ऊपर आपको समस्या आती है तो इस तरीके से बैलेंस फॉर्म लिखी जाती है। पहली बात तो कभी भूल जाइएगा तो आपको तरीका याद react with Ai and the final product treated with hypo solution and the final product treated with hypo solution, ठीक है। देखना बेटा क्या होगा, कॉपर सल्फेट आपने लिया, रिएक्शन आपने कराई Ai से, 2 टाइम्स ले ली, आपस में रिएक्ट किया, CuI2 फॉर्म हुआ और K2SO4, यानी कि क्यूप्रिक आयोडाइड। अब क्यूप्रिक आयोडाइड के साथ फिर एक समस्या है, जो समस्या पीछे थी, कॉपर +2 में है, I-1 में है, और यहां से I- जो है वो एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग, और क्या होता है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग,
तो अगर ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है तो जाहिर सी बात है ये इसको क्या करने वाला है, रिड्यूस। तो अगर ये रिड्यूस करेगा तो जाहिर सी बात है ये कन्वर्ट हो जाएगा CuI। बोलो तो अब ये बताओ अगर ये कोई किसी को रिड्यूस करता है तो खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज। जैसे पीछे वाले रिएक्शन में Cl माइनस हाइड्रोजन में चला गया था वैसे ही I माइनस साथ में एक गैस देगा जिसे बोलेंगे I2 और I2 का कलर कैसा है, वायलेट कलर। कैसा कलर है, वायलेट कलर की गैस ये बने। अब हम बोल रहे हैं जो प्रोडक्ट हमारा बन रहा है उस प्रोडक्ट का हम फर्दर ट्रीटमेंट कर रहे हैं हाइपो सॉल्यूशन के साथ। हाइपो सॉल्यूशन होता है बेटा Na2H2O3 और ये रिएक्शन मैं पढ़ा चुका हूं वॉल्यूमेट्री। देखना भाई अब CuI जो है इसको लिखा कैसे जाता है, Cu2I2 इसी तरीके लिखते Cu2I2। तो Cu2I2 अगर लिखोगे तो यहाँ 2 टाइम्स कर लोगे तो बैलेंस हो जाएगा, है ना। अब इसके बाद अगर बात किया जाए तो अब जो आयोडीन निकला है और निकला है आयोडीन, ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, हाइपो सॉल्यूशन यानी Na2H2O3। ये है हमारा हाइपो सॉल्यूशन, ये वॉल्यूमेट्रिक रिएक्शन है ना। तो Na2H2O3 के साथ जब रिएक्ट करता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, Na2SO6 सोडियम टेट्रा आयोनेट। क्या नाम देंगे बेटा, सोडियम टेट्रा आयोनेट। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, अच्छा I की बात करें तो वो 0 से कन्वर्ट हो जाएगा -1 से, तो साथ में बना लेगा NaI। यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो आयोडीन 0 से कन्वर्ट किसमें हो गया है, -1। सल्फर की बात करें तो सब बता चुके हैं ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +2 और +2 से ये कन्वर्ट हो गया है +2.5। बोलिए अब सुनिएगा, ये बताइए मैंने आपको पढ़ाया है आयोडीन के रिस्पेक्ट में वैलेंसी फैक्टर क्या होगा। क्या वैलेंसी फैक्टर हमेशा पर मोल देखा जाता है, पर मॉलिक्यूल देखा जाता है। एक I 0 से -1 में कन्वर्ट हो रहा है यानी कितने का चेंज आ रहा है, 1 का, लेकिन मॉलिक्यूल में कितने आई है, 2, तो 1 into 2। इसका मतलब आयोडीन के रिस्पेक्ट में वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, तो क्लियर है बात। ध्यान देना H2O3 सल्फर कन्वर्ट हो रहा है S4O6। अगर बात करें तो 2 से 2.5 यानी चेंज 0.5 पर सल्फर एटम, लेकिन मॉलिक्यूल में कितने हैं, तो यानी 0.5 into 1। इसके लिए वैलेंसी फैक्टर क्या होगा, 1। ऐसे आ रहा है वो तो सही है। या AgB है, बात एक ही, तो मैं यहाँ एक रिएक्शन लेके दिखा दे रहा। AgCl या AgBr की बात करेंगे, AgCl का प्रेसिपिटेट का कलर बताओगे, व्हाइट प्रेसिपिटेट। AgBr की अगर बात करें पेल येलो, कैसा कलर था, ठीक बात। अब ये बताओ अमोनिया नेगेट की तरीके काम कर जाता है, तो अगर अमोनिया के साथ रिएक्शन करा है तो क्या ये बना ले AgNH3 का होल ट्वाइस Cl, यही तो बनेगा। Ag प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 2 होता है, क्लियर है। तो ये कॉम्प्लेक्स कैसा कॉम्प्लेक्स होता है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। जवाब क्या जाएगा, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स AgNH3 का होल ट्वाइस Cl। Br के केस में Cl की जगह क्या कर देना दोस्त, Br। AgNH3 का होल ट्वाइस
और बाहर क्या आ जाएगा, Br। ये भी कैसा कॉम्प्लेक्स होगा, सॉल्यूबल। CuCl2 ZnCl2 को अगर अलग अलग करना है, कैन डिस्टिंग्विश्ड बाय NaOH सॉल्यूशन। क्या ये संभव है? अगर कभी लिख के आ जाए बता, क्या CuCl2 या ZnCl2 अगर है तो क्या इसके मिक्सचर को मैं डिस्टिंग्विश कर पाऊंगा, अलग अलग कर पाऊंगा? बोलिए क्यों? देखिएगा, आइए अगर मैं बात करूं CuCl2 और यहां मैं ले रहा हूं ZnCl2, देखना ये मिक्सचर में है, ये बेटा मिक्सचर में है। अब इसकी रिएक्शन मैंने कराई NaOH के साथ, किसके साथ? NaOH के साथ। NaOH का एक्वस सॉल्यूशन लिए हुए हैं, तो जाहिर सी बात है दोनों आदमी रिएक्ट करेंगे। क्या करेंगे? दोनों लोग रिएक्ट करेंगे, और दोनों रिएक्ट करके क्या बनाएंगे? क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड ये बना देगा, और ये भाई साहब बना देंगे जिंक हाइड्रोक्साइड, ये बनेगा। ठीक बात। लेकिन अब अगर बात की जाए तो ये फर्दर NaOH के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। मेटल का हाइड्रोक्साइड बिहेव ऐसा बेस, मेटल का हाइड्रोक्साइड बिहेव ऐसा बेस। लेकिन जिंक हाइड्रोक्साइड क्या ये एम्फोटेरिक मेटल का हाइड्रोक्साइड? बोलिए। और एम्फोटेरिक मेटल का जो हाइड्रोक्साइड है वो तो परिस्थिति देखकर बदल जाता है, यानी एसिड आ जाए तो बेस बन जाएगा, बेस आ जाए तो एसिड बन जाएगा। तो इस केस में जिंक हाइड्रोक्साइड NaOH के रिस्पेक्ट में किसकी तरीके बिहेव करेगा? बिहेव एज एसिड। और इसके साथ जब ये रिएक्ट करता है तो जाहिर सी बात है NaOH से अगर करा है तो क्या बनाता है, आपको याद होना चाहिए, क्या Na2Zn लिख रहे थे, बोलो। सोडियम मेटासिंकेट, नाम क्या है? सोडियम मेटासिंकेट। या कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बात कर ले अगर तो जिंक +2 पर है, यानी उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। आप चाहे वैसे लिख लीजिए। बेसिकली जब यहां लिखा जाता है तो Na2ZnO2 टाइम्स ऑफ वाटर को लिख देते हैं, क्योंकि पानी के अंदर होता है तो कई लोग नहीं लिखते वाटर को, बात उसमें कोई गलती नहीं। ये आपको ध्यान, Na2ZnOH का होल फोर यही बनता है। तो अब ये बता दो, सुन लो, क्या हम लोगों ने पढ़ रखा था एम्फोटेरिक मेटल का हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर जाएगा, तो इसका मतलब क्या है? हमने क्या किया, NaOH में डाला, डालने के बाद जितने भी एम्फोटेरिक मेटल के हाइड्रोक्साइड होंगे, याद रखिएगा सारे के सारे कलर हमेशा कैसा देंगे? व्हाइट। कैसा कलर देंगे? व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेशन आपको यहां मिलेगा। इसका मतलब आपको तुरंत पता चल जाएगा जिसका प्रेसिपिटेशन मिला है वो क्या है? जिंक। कहानी क्या है? सुन, कहानी समझ। ये दोनों मेटल हाइड्रोक्साइड है, एम्फोटेरिक मेटल हाइड्रोक्साइड का कलर कैसा होगा? व्हाइट। पूरी बात सुन, ये बन गया, यहीं पे इसका प्रेसिपिटेट कैसा आ जाएगा? व्हाइट। बात को सुनो, यही है। अब जैसे ही प्रेसिपिटेशन आया, NaOH अगर मौजूद है तो कहा यह जाता है कि एक्सेस ऑफ NaOH, इसमें एक्सेस ऑफ NaOH में एम्फोटेरिक मेटल हाइड्रोक्साइड सॉल्युबल होते हैं ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स बना रहा है या नहीं बना रहा है? तो इसका हाइड्रोक्साइड आगे चल के क्या हो जाएगा? सॉल्युबल। इतनी बात आपको याद रख, पानी तो सॉल्युबल मेटल हाइड्रोक्साइड generally are gives white precipitate। जो कलर देंगे वो किस कलर का प्रेसिपिटेशन होगा बेटा? व्हाइट। जनरल केस है, जनरली तो यही होता है, ठीक है। एम्फोटेरिक मेटल हाइड्रोक्साइड जनरली
आर गिव्स वाइट प्रेसिपिटेट। क्लियर है बात? अब वो कैसे बन रहा है ये अलग बात। अगली कहानी एम्फोटेरिक मेटल हाइड्रोक्साइड वाइट प्रेसिपिटेट soluble in excess of alkali solution। यानी अगर बेस ले लिया तो अल्कलाइन सॉल्यूशन में वो क्या हो जाएगा? सॉल्युबल, यानी कि क्या बनाएगा? सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। क्लियर है बात? तो जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो हमेशा कैसा कॉम्प्लेक्स होगा? सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। क्या एम्फोटेरिक मेटल NaOH के साथ रिएक्ट किया? किसके साथ? NaOH के साथ। अब सुनते जाना, एम्फोटेरिक मेटल को अगर अल्कलाई के साथ रिएक्ट करा दे तो वो बनाएगा तो जिंक हाइड्रोक्साइड। क्या बनाएगा? जिंक हाइड्रोक्साइड। लेकिन साथ में कौन सी गैस इवॉल्व करेगा? हाइड्रोजन। कौन सी गैस इवॉल्व करेगा? हाइड्रोजन गैस। लेकिन अब ये बन गया प्रेसिपिटेशन कैसा आ गया? वाइट। याद रखना ऊपर ये बना हुआ था, बोलो, तो कोई हाइड्रोजन गैस नहीं। यहां पर भी Zn+2 की फॉर्म में था। Zn जब भी +2 होगा एम्फोटेरिक मेटल अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई हाइड्रोजन नहीं निकलेगा, जिंक हाइड्रोक्साइड डायरेक्ट आयन एक्सचेंज से बन जाएगा। यहां पर ये रिएक्शन जो हो रही है ये बेसिकली रिडॉक्स है। ये क्या है? रिडॉक्स है। रिडॉक्स क्यों है? जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। बोलिए, तो जिंक अपने आप को ऑक्सीडाइज कर रहा है +2 में और हाइड्रोजन खुद को रिड्यूस कर ले रहा है 0, तभी तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। अब एम्फोटेरिक मेटल हाइड्रोक्साइड है, अगर हमने इसको एक्सेस ऑफ एल्कलाई सॉल्यूशन में डाल दिया लाइक NaOH जो अब तक पढ़ रहे थे, तो क्या फॉर्म कर लेगा? वही Na2ZnOH का होल 4। और ये कैसा कॉम्प्लेक्स का? सॉल्युबल। यही तो है। गलती कहां होगी समझ लीजिए, पेपर में ऐसे पूछेगा, देखते जाना। क्या? which of the following reaction doesn't give hydrogen gas या doesn't liberate hydrogen gas? पहला ऑप्शन दिया होगा zinc react with excess of NaOH। बताओ, देखेगा, बोलो, zinc react with excess of NaOH देगा। zinc react with dilute HCl, dilute के साथ देता है। zinc react with dilute HCl देगा। zinc react with dilute H2SO4 देगा। जिंक ही देगा सब में। और चौथी रिएक्शन देगा zinc यानी ZnOH का होल ट्वाइस रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ NaOH। अब याद रखना ZnOH का होल ट्वाइस मतलब रिएक्शन यहां से इसका, बोलो, इसमें कोई हाइड्रोजन निकलेगी। अगर मैं कहता हूं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड and aluminium hydroxide can be distinguished by NaOH। जाहिर सी बात है एम्फोटेरिक लिया है, NaOH से अप्लाई लेना पड़ेगा। अब मुझे ये बता दो, अगर मैंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड दोनों का मिक्सचर लिया, NaOH के साथ रिएक्शन कराए, तो एक बात तो कौन मना कर देगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि वो खुद क्या है? बेस। भाई साहब ये बेस है और ये भी बेस है, बेस के साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगा। लेकिन एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक मेटल हाइड्रोक्साइड है, ये तुरंत किसकी तरीके बिहेव कर जाएगा? एसिड की तरीके। किसकी तरीके? एसिड की तरीके। तो अगर बिहेव कर गया तो इसका मतलब ये रिएक्ट कर जाएगा, तो अपना काम बन गया है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जैसे रिएक्ट करेगा बना लेगा क्या? NaAlOH का होल 4। और सुनो याद करो, क्या आप लोगों ने पढ़ा था Al+3 का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 भी होता है, तो यहां से प्रूफ हो रहा है ना। इसे क्या बोले?
उसे बोलेंगे सोडियम मेटा जेके, इसे बोलेंगे सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। लिख लीजिएगा ना, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है दोस्त, यहाँ Al+3 पर है, रट्टा नहीं मारना है, हर बार 6 होता है। Al+3 पर है और कोऑर्डिनेशन नंबर उसका 4 है। और सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो डायरेक्ट है तो कॉम्प्लेक्स ऐसा होगा सॉल्युबल। एक सवाल और पूछना, क्या सुनना, ये 4 ऑप्शन तुम्हारे सामने और आप सवाल सुनिएगा। क्या which of the following compound, which of the following compound are most acidic? सवाल का मैं टाइप बता रहा हूं, which of the following compound are most acidic। अब सुनते जाना बात। most acidic का मतलब एसिड और बेस तो एक तरीके की प्रॉपर्टी है, यानी कि जो ज्यादा एसिडिक है मतलब बेसिक कम है, और जो ज्यादा बेसिक है मतलब एसिड बहुत कम है एसिडिक, और जो बीचों बीच है वो उन दोनों के रिस्पेक्ट में बीच में ही है। अब बात क्या कर रहे हैं, अब मुझे बताइए 3 आदमी ऐसे हैं जिनके बारे में कोई डाउट अपने को नहीं, ये तीनों आदमी क्या है और कैसे बेस है, बोलो अच्छे बेस, बोलो कैसे बेस है, अच्छे बेस। तो ये बताओ अगर ये अच्छे बेस है तो ये वीकर एसिड है, क्लियर। इनमें से केवल एक आदमी है जो एल्कोहल है, और ये बोलिए, तो ये बताइए ये इन तीनों के रिस्पेक्ट में कैसा बेस होगा, वीकर बेस होगा, कमजोर बेस होगा, बोलो। तो अगर कमजोर बेस होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी क्या होनी चाहिए इनके रिस्पेक्ट, 4। आंसर क्या चला जाए, क्लियर है बात। यही पूछ लिया जाता, which of the following is a weaker base, तो वो कभी जवाब सवाल नहीं बनेगा, क्योंकि वीकर बेस का तो सीधा मतलब ही यही है कि जिंक हाइड्रोक्साइड। वीकर बेस का क्या मतलब, जिंक हाइड्रोक्साइड। अच्छा भी देख के बता देगा आपको, डायरेक्ट वाला कमजोर होता है तो उल्टा सवाल पूछते, क्या पूछते, एसिडिक करेक्टर। बात समझ में आ रही, यही चीज सेम सवाल वो किसमें कन्वर्ट कर देंगे, मैं दोनों पोर्शन लिख रहा हूं, सवाल यही है। थोड़ा सा बदल लें, which of the following oxide most acidic in nature, जवाब अभी भी क्या है, MO है, क्लियर है बात, याद रखिए। यानी कभी भी अगर मेटल के साथ एम्फोटेरिक मेटल मौजूद हो तो उसका ऑक्साइड या उसका हाइड्रोक्साइड हमेशा मोस्ट एसिडिक, ठीक है बात, ये याद रखिएगा। 4 नंबर आपके बच जाएंगे, वरना आने के बावजूद गलत हो। तो मैंने आपसे ऐसे कहा था कि मैं कोऑर्डिनेशन में लगभग तुम्हें इनऑर्गेनिक का पोर्शन बताता चलूंगा, ध्यान आएगा, आ रहा है, आप सुनते रहिए, बस केवल निकल जाए। आज तो नहीं थक जाओगे, और थक गए थे ना, क्या था जुम्मा तो नमाज पढ़ के आ जाते, ये सब समस्या है। पहला टेस्ट है एनाइन टेस्ट 2, जो आपको पता है निकिल आयन, ठीक है। पहली चीज निकिल आयन का टेस्ट देने के लिए हम क्या चीज यूज करते हैं,
DMG इनवर्स डाइमेथिल ग्लाइऑक्सिलेटो, नाम क्या था? डाइमेथिल ग्लाइऑक्सिलेटो। में ज्यादा लिखने वाला नहीं, बेसिक बात लिख के छोड़ दूंगा। क्या Na+2 इसके साथ रिएक्ट किया तो क्या बनाता था? कैसा प्रेसिपिटेट आता था? रोजी रेड प्रेसिपिटेट या स्कारलेट रेड को, यही तो था। बोलो यार। अब ये बताओ जो कंपाउंड बनता था उसकी खासियत क्या है? NiDMG का ओल्ड ट्वाइस बना था। बोलिए क्या न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स होता था? निकिल का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता था। कल को कोई पूछ ले निकिल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा तो क्या 4 होता था। शेप की अगर बात करें तो क्या इसके अंदर इंट्रामॉलिक्यूलर सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती थी, क्योंकि OH और O- के बीच में जब बनेगा तो वो सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। बॉन्ड लेंथ यहां OH की सेम रहती थी। क्या ये पूरा मॉलिक्यूल पैरेलल रहता था, जिसकी वजह से निकिल का हाइब्रिडाइजेशन DsP2 शेप स्क्वायर। एक बात ये सर ये तो बात है। बुद्धि लगा तेरह Fe+2 क्या ले? Fe+2 को लेते थे FeCl का OH तो है, लेकिन अंतर लेते थे फेरिसाइड। क्या लेंगे? फेरिसाइड। Fe3FeCl का OH ले लेंगे। इसके साथ अगर कराते तो ये क्या बनाता? फेरो, बोलो ना यार, इसके साथ कराता था फेरो फेरिसाइड। कलर लेंगे, कलर बताओ। टर्न बुल ब्लू, बोलो भैया। टर्न बुल ब्लू, याद रखिए। नाम फेरो फेरिसाइड। Fe+3 के Fe+3 के साथ एक तो तुमको पता है और एक और बता दे, वो भी थोड़ा बहुत पता ही। आओ पहली चीज, क्या पहली रिएक्शन इसी के साथ देंगे? FeCl का OH6 और ब्रैकेट के ऊपर -4, क्योंकि इसको बोले थे K2 FeCl का OH6। क्या ये फेरोसाइनाइड है और ये फेरी है, क्या बनाएगा? फेरी फेरोसाइनाइड। कलर बताओ बेटा, कैसे पता चलता था? प्रशियन ब्लू। दूसरी रिएक्शन, अगर हम इसकी रिएक्शन KHCl के साथ, ये मैंने पढ़ाया, कहां पढ़ाया है बता सकते? बोलो। शुरुआती पहला पन्ना पढ़े थे का, जिसमें हम लोगों ने मोहर सॉल्ट FeSO4.NH4 का होल्ड SO4.6H2 पहला पन्ना है, बोलिए। और उसमें Fe+2 को Fe+3 में ऑक्सीडाइज किए थे। उसके बाद KCl से कराए थे और बताए थे कलर आता है ब्लड रेड। कैसा कलर है? ब्लड रेड। सारे टेस्ट लिखा दे रहे हैं, सवाल है, यही प्रैक्टिकल केमिस्ट्री है गुरु। बुद्धि लगाइएगा। Cu+2 के लिए कलर से बताना है सारा। Cu+2 के लिए कलर वाला मामला क्या पढ़े बता दो। एक हम याद दिलाते हैं, Cu+2 है, याद आया? अभी भी याद नहीं आ रहा तो मर जाओ। नहीं आ रहा, नहीं 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 दुर्गेश, हाँ चॉकलेट ब्राउन, बोलो।
चॉकलेट ब्राउन कलर। कैसा कलर? चॉकलेट ब्राउन। कहां यूज होता था? आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को बनाने। नाम क्या था? कॉपर फेरोसाइनाइड। बड़ी अच्छी बात है, तुमको याद नहीं, मजा आ जाएगा। ऐसे तुम हम बताते रहे, तुम देखते रहो। अगर तू पढ़ने वाली बात, अरे भाई मैं क्यों लिखूं K4 FDCM का होल 6? तुम्हें Cu2 FDCM का होल 6 से पता में आना चाहिए। चले दूसरा कोई कलर पता है? और अगले वही उसी समय वो भी पढ़ा। दूसरा अमोनिया, इसके साथ अमोनिया। ये बताओ इसमें pH कितना था DMT वाले? जब याद है क्या पूछ लिया है? 9 से 11। चलो ठीक है। ये रिएक्शन क्या केवल और केवल बेसिक मीडियम में होती थी? क्योंकि अगर एसिडिक मीडियम ले लेंगे तो अमोनिया अमोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा और NH4+ किसी तरीके का कोई लिगेंड नहीं होता। यह कलर वैसा आता ब्लू कलर, और ब्लू कलर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ CuNH3 का होल 4। रुके रहना भैया, रुके रहना, +2। और यहां अगर बात किया जाए तो इसका कॉन्फ़िगरेशन था 3D9। क्या था? 3D9। 3D9 के केस में क्या था? एक इलेक्ट्रॉन जो 3D में था उसे उठा के फेंकता था बाहर, बोलो, और बाहर इतना चला जाता था कि कहां पहुंच जाता था, बोलो, वो किसमें जाता था? अरे इसका D लेते, इसका क्या लेते? D और AS और 2 P। क्या वो 4P चला जाता है? 4P में जाने की वजह से क्या वो बिल्कुल आउटर सेल में, आउटर एनर्जी लेवल में तो पढ़ाया जा आसानी से निकल सकता है। यानी कि ये वजह, ये जो इलेक्ट्रॉन निकालेगा वो खुद ऑक्सीडाइज होगा कि रिड्यूस होगा, बोलो, वो खुद ऑक्सीडाइज होगा या रिड्यूस होगा? ऑक्सीडाइज। Cu+2 से Cu+3 जा सकता है। बोलो, Cu+2 से Cu+3 जा सकता है। वहां तो नहीं पूछे तो हम बता रहे हैं, मतलब पूछते भी नहीं। ये इसकी एक अलग प्रॉपर्टी है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन इतना बाहर है, आसानी से रिमूव हो सकता है। बात समझ में आ रही है? ये ध्यान रखना, उतार लो, पॉसिबल है। जब आदमी भाई कुछ याद नहीं, बताइए, बताया था अमोनिया के साथ बेसिक होना चाहिए सोल्यूशन, तो इसलिए होगा तो अमोनियम आयन के तरीके काम नहीं करता है। वो केस अलग से पढ़ा रहे थे Cu का होल फोर वाला, और बताया था उसी इलेक्ट्रॉन की वजह से, माइग्रेशन की वजह से वो ब्लू कलर का हुआ, इसी से तो ब्लू कलर आ रहा है। अगला टेस्ट है 5वां, सल्फाइड आयन।
माइनस। सल्फाइड आयन की अगर बात किया जाएगा तो क्या है, पहली चीज तो याद रख, सल्फाइड आयन को अगर हम कंपाउंड में ले लें जनरली दिखाने के लिए तो क्या ले लें, Na2S। हमेशा एक रिएक्शन याद रखना, लेड एसीटेट, क्या लेंगे, लेड एसीटेट यानी CH3COO का होल टॉयलेट Pb होगा। और अगर ये रिएक्ट किया तो PbS यानी लेड सल्फाइड का कैसा प्रेसिपिटेशन आ जाए, ब्लैक कलर, यहां से सल्फाइड आयन रिएक्ट हो जाएगा। दूसरा क्या, सोडियम नाइट्रोक्साइड वाला हम लोग मामला पढ़ रहे हैं, बोलो यार, तो यानी कि बताना इसकी रिएक्शन कराई जाती है Na2FeCl का होल 5 NO होता है, क्या होगा, NO, इसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, वायलेट कलर, और इसी को बोल रहे थे सोडियम नाइट्रोक्साइड यहां बनता है। दोनों के दोनों बढ़िया रिएक्शन, सोडियम नाइट्रोक्साइड बनता है, सल्फर और नाइट्रोजन के रिडक्शन में यूज करते हैं। सब पढ़ाया हुआ है, तुम्हें नहीं ध्यान आ रहा है, ये तुम्हारी समस्या है। छठा, अमोनिया या अमोनियम आयन दो टेस्ट है, लेड एसीटेट के साथ और दूसरा Na2FeCl का होल 5 NO के साथ। दूसरे टेस्ट में वायलेट कलर आता है, सोडियम नाइट्रोक्साइड बनता है, पहले वाले में लेड एसीटेट के साथ लेड सल्फाइड का ब्लैक प्रेसिपिटेट आता है। इधर आइए, अमोनिया अमोनियम आयन, याद करिए वही वाली रिएक्शन बता रहे, नेस्लर रिएजेंट K2He4, इसकी रिएक्शन किसके साथ करा था, नेस्लर रिएजेंट K2He4। याद रखना है सॉल्यूशन किसका कैसा लेंगे, बेसिक यानी KOH की प्रेजेंस, क्या बनता है, बोलो कैसा प्रेसिपिटेट, कलर बताया, ब्राउन प्रेसिपिटेट, कैसा कलर आएगा, ब्राउन प्रेसिपिटेट। क्या बनता है, सुन लो, पेपर पूछा जाता है। ये ठीक है ना, इसे क्या बोलते हैं, नाम बताओ पहले, आयोडाइड ऑफ मिलियंस बेस, क्या बोलेंगे, आयोडाइड ऑफ मिलियंस बेस। ठीक, याद करने का तरीका, कॉम्प्लेक्स अगर याद ना है तो आपको याद रखना है ये क्या है, मरकरी, ओ मरकरी नहीं आई, इससे याद। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, सातवां, नाइट्रेट। नाइट्रेट है, बोलो ERT कॉम्प्लेक्स बनेगा, ब्राउन रिंग टेस्ट की बात करेंगे, क्या था हम, NO3 माइनस रिएक्शन FeSO4 के साथ था, तो फेरस सल्फेट लेंगे,
नाइट्रेट आयन लेते थे, एसिडिक कंडीशन थी क्योंकि HNO3 लिया जाता था यहाँ पर, और इसके साथ रिएक्ट करते ही करता क्या, पहली रिएक्शन में +2 को कन्वर्ट करता था +3, क्या करता था, +2 को +3, यानी Fe का क्या होता है, ऑक्सीडेज, क्या होता था, ऑक्सीडेज वेरेबल। लेकिन नाइट्रेट के जो N है प्लस मार्क्स, वो खुद को क्या करता था, रिड्यूस, और साथ में बनाता था NO, यहां हो रहा है रिडक्शन, क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो पहले कन्वर्जन किसका है, Fe+3 का और NO का, उसके बाद जो NO बन गया अब वो लिगेंड की तरीके काम करता है, किसकी तरीके, लिगेंड की तरीके, लेकिन किसके लिए, फेरस सल्फेट के लिए, फेरिक के लिए नहीं। तो अब FeSO4 के साथ जब NO रिएक्ट करता है तो याद रखना है वो इसको कन्वर्ट कर देता है और बनाता था फेरस नाइट्रोसोसल्फेट Fe H2O का होल पाइप, एक्वस होता था ये NO, और ब्रैकेट के बाहर आता था SO4, जिसे बोलते थे ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 और NO भी किस +1। क्या दूसरी रिएक्शन में भी रिडॉक्स है, बोलो, +2 से +1 क्या हुआ है, रिडक्शन। 0 से +1 NO का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। याद यहां खत्म होता है कॉम्प्लेक्स हमारे हिसाब से आपको सब कुछ पता। अब जैसे बोले कि ऑर्गेनोमेटेरिक कंपाउंड बताने की जरूरत नहीं, RNA होता है, ऑर्गेनिक में इतना पढ़ा दिए यार, इसमें जरूरत है। पूरा एक बार देख समझ लो जल्दी फटाफट, तो अगला चैप्टर पूरा देखो एक बार, मतलब उल्टा देखा कैसे जाएगा, रिवर्स, मतलब इधर से उठ जाओ, तुम आ गए, हाँ, गाड़ी बदल देते हैं तुरंत। फुटबॉल देखा तुमने क्या, हाँ, नहीं देखे हो क्या, फुटबॉल और क्रिकेट यही रहता है, जो बढ़िया परफॉर्म नहीं करता उसको तुम्हें बुला लिया जाता है। Thermochemistry and energetics, देखिएगा, in this branch of chemistry deals with energy, ठीक, उस एनर्जी को अपन लोग नाम देंगे अलग अलग तरीके की एनर्जी, लेकिन